हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि गिल। आज हम अपने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को कंटिन्यू करेंगे। ये आपका 5th वीडियो है। अभी तक मैंने इस टॉपिक के इस चैप्टर के 4 वीडियोस बना दिए हैं। उन चारों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैप्टर की हमने शुरुआत कैसे की थी? चैप्टर की शुरुआत हमने की थी कि पावर शेयरिंग चैप्टर को पढ़ने से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था क्या हमें शेयर करना है, दूसरे क्वेश्चन में हमने पुट किया था कैसे शेयर करना है, हाउ, और तीसरे क्वेश्चन में व्हाई। तो आज जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, इसके आंसर को हम फाइंड करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा हमें 2 कंट्रीज को पढ़ाया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका, और दोनों कंट्रीज की एथनिक कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है लैंग्वेज बेसिस पे। साथ में हमने देखा श्रीलंका में किस तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से, जहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप जिस तरीके से चाहे रूल कर सकती है, माइनॉरिटी को सप्रेस करके, और माइनॉरिटी की डिमांड्स को फुलफिल नहीं करती है, तो श्रीलंका में सिचुएशन कैसी हो जाती है? सिविल वॉर हो जाता है, वो भी 26 सालों के लिए, 26 ईयर्स के लिए। ऑन द अदर हैंड हमने देखा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में 4 बार वो अपने संविधान को बदलते हैं। 4 बार क्यों उन्हें जरूरत पड़ती है? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट से, इसलिए वो 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चेंजेस लेके आते हैं ताकि वो पावर को इस तरीके से शेयर करें जिससे हर कम्युनिटी को पीसफुलनेस मिले सोसाइटी के अंदर और सबको अपने राइट्स मिले, किसी को भी सप्रेस नहीं किया जा सके। आज हम अपने लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हमें पावर को शेयर करनी पड़ती है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक लड़की दिख रही है और वो छोटी लड़की के साथ कैंडी शेयर कर रही है। आपने बचपन में सुना ही होगा शेयरिंग इज केयरिंग। अगर हम शेयर कर रहे हैं तो हम शो कर रहे हैं अपनी रिस्पेक्ट, अपनी केयर टूवर्ड्स अदर पर्सन। इसी को अगर हम लार्जर इंडिविजुअल से एक बड़े स्केल पे लेके बात करते हैं सोसाइटी की या कंट्री की, तो हमने देखा था पावर शेयरिंग श्रीलंका में बिल्कुल भी नहीं होती है। सिन्हाली ग्रुप ऐसे लॉज फ्रेम करते हैं जिससे तमिल लोगों को एलिनेटेड फील होता है और एक वो तमिल एलम सेपरेट स्टेट की डिमांड कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड बेल्जियम में इस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है जहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी और डच कम्युनिटी दोनों के बीच में बैलेंस बनाया जाए और साथ में नई 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी लेके आया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। आपको इसके आंसर में 2 रीजंस पढ़ने हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन है और दूसरा मोरल रीजन है। दोनों ही रीजंस को स्टडी करने से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। दोनों रीजंस में जो पॉइंट्स दिए गए हैं आप उनको पढ़ते हुए दोनों ही केस स्टडीज को ध्यान में रखना ताकि आपको इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स की क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। Power sharing is desirable for the 2 reasons. One is prudential and another one is moral. Prudential reason क्या होता है? सबसे पहले जो वर्ड है, टर्म है prudential, इसके मतलब को समझते हैं। तो ये जो prudential टर्म है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है समझदारी। किस चीज़ की समझदारी? प्रूडेंशियल में आप इन सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कोई ऐसा डिसीजन जो बहुत ही सोच समझ के, सोच बूझ के साथ समझदारी से लिया गया हो। अब हम प्रूडेंशियल रीजन को यहाँ पे थ्योरेटिकली समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने एक चॉइस है, आपको क्लास के मॉनिटर को चूज करना है और आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन नंबर ए और दूसरा ऑप्शन नंबर बी। ये 2 इंडिविजुअल्स हैं, इन बिटवीन आपको चूज करना है। अब मैं आपको दोनों ही इंडिविजुअल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। ऑप्शन नंबर जो ए है, जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए है, वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। आप बोल सकते हो अपनी दादागिरी चलाता है क्लास के अंदर, हर किसी को अपने दबाने की कोशिश करता है और अपने हिसाब से क्लास में अपनी मनमानी चलाता है। स्टूडेंट्स की डिमांड्स को नहीं सुनता है, बहुत ही ज़्यादा नोटीरियस है और क्लास हमेशा बंक भी करता है कभी कभी, और बिल्कुल भी अपना टाइम पे चीज़ों को सिलेबस नहीं कंप्लीट करता है, स्टडी कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है, हमेशा कंप्लेंट आती रहती है। ऑन द अदर हैंड ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे आपको एक ऐसे स्टूडेंट मिल रहा है जो हमेशा अपना टाइम भी कंप्लीट करते हैं, साथ में बहुत फ्रेंडली और सपोर्टिव स्टूडेंट है, बाकी बच्चों की जो पढ़ाई में वीक होते हैं हर तरीके से क्लास में बच्चों को सपोर्ट करता है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या आपके स्टडी से रिलेटेड हो। और सबसे बड़ी बात, ये बच्चा रिस्पॉन्सिबल भी है, हमेशा क्लास में टाइम पे आता है, सारे लेक्चर्स को अटेंड करता है। आप किसको चूज करोगे? अब आप यहाँ समझदारी से काम लोगे
और ऑप्शन नंबर बी को चूज़ करोगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ कर लिया उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए आप ऑप्शन नंबर बी को चूज़ करोगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने घर का एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपके घर में 3 सिबलिंग्स हैं, 2 भाई 3 बहन, कैसे भी करके आप सिबलिंग्स को मान लीजिए, आप टोटल 3 सिबलिंग्स हो। अब आप बड़े हो गए हो, आपके घर में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पेरेंट्स चाहते हैं कि घर के बच्चे जिम्मेदारी संभाल लें। अब अगर पेरेंट्स ये बोलें कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ए सिबलिंग को ही दी जाएंगी, बी और सी सिबलिंग के बारे में ना ही तो उनसे कुछ पूछा जाएगा, ना ही उनसे किसी डिसीजन में कोई विचार लिया जाएगा, और उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रहना है, मतलब वो रह रहे हैं, फैमिली का पार्ट है, लेकिन वो किसी भी तरीके की पावर में शेयर नहीं उनके साथ किया जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जो 2 सिबलिंग्स हैं जिनके साथ पावर नहीं शेयर की जा रही है, वो आपस में ये सोचेंगे कि इनके साथ कितना गलत हुआ है, और ए सिबलिंग हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में बी और सी को घर से निकाल दे, अपनी पावर को मिसयूज करे, किसी भी तरीके के सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, समझदारी से लिया गया डिसीजन कौन सा होता, वो होता जहाँ पे पेरेंट्स तीनों ही सिबलिंग्स को आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे देते, ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप ज़्यादा पावरफुल नहीं बनता। तो यही है प्रूडेंशियल रीजन, समझदारी से लिया गया डिसीजन। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? पहली बात, पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है, समाज में एक तरीके से पीसफुलनेस मेंटेन रहे। अब हमें इस रीज़न को दोनों ही कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करके देखना है। आप बता सकते हो अभी तक स्टोरी पढ़ के कि किस कंट्री ने समझदारी वाले रीज़न को अडॉप्ट किया, वो बेल्जियम थी, और जिस कंट्री ने समझदारी नहीं दिखाई, पावर को शेयर नहीं किया, वो श्रीलंका थी। दोनों ही रीजन्स कंट्रीज़ में इस रीज़न के होने और नहीं होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग, पावर शेयरिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे सोसाइटी में जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं, देखिए, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सोशल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, समाज में किसी भी ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे भी हो सकते हैं, और इकोनॉमिकली पुअर और रिच के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो समाज अलग अलग हिस्सों में वर्ग बटे हुए होते हैं, इन वर्गों के बीच में तनाव किसी भी रीजन से पैदा हो सकते हैं। अब हम पावर शेयर कर रहे हैं। देखिए, श्रीलंका में कौन कौन सी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले। यहाँ पे सिन्हाली ग्रुप तमिल ग्रुप को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, उनकी लैंग्वेज को एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, जॉब्स और यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन नहीं मिलता है। तो समाज में क्या हुआ, तमिल ग्रुप में तनाव पैदा हो गया, एलिनेटेड की फीलिंग आ गई, और जिस तनाव की वजह से उन्होंने विद्रोह किया और एक सेपरेट कंट्री की डिमांड कर दी। ऑन द अदर हैंड, यही सिचुएशन बेल्जियम में भी हो सकती थी। ऐसा नहीं कि बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के बीच में तनाव नहीं थे। हमने पढ़ा था फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी शुरू से रिच और पावरफुल थी, और बाद में जब डच कम्युनिटी रिच एंड पावरफुल बनती है 1950s और 60s में, तो उनके अंदर भी फीलिंग आ जाती है फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के साथ बदला लेने की, या उनके खिलाफ नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। बट यहाँ पे बेल्जियम गवर्नमेंट क्या करती है, पावर को शेयर करती है ताकि समाज में तनाव ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो पहला रीज़न पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है, किसी भी तरीके का तनाव ना हो। जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था, पावर शेयरिंग हो जाएगी तो तीनों बहन भाइयों में कभी तनाव नहीं होगा और आराम से सब पीसफुलनेस, खुशी के साथ रहेंगे। इसी तरीके से इसको कंट्री लेवल पे आप देखिए, पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी ताकि समाज में किसी भी तरीके का तनाव, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंश्योर स्टेबिलिटी। अब जब तनाव होगा, कॉन्फ्लिक्ट 2 चीज़ें क्रिएट करेगा सोसाइटी के अंदर। पहली चीज़ वायलेंस को क्रिएट करेगा, और दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वायलेंस कैसे क्रिएट करेगा, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, रॉइट्स होंगे, टेररिस्ट ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है ना, क्राइम जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एक जो पर्टिकुलर सोसाइटी का ग्रुप है, रिच, पावरफुल, जिसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जो कंट्रोल कर रहा है सोसाइटी को, वो दूसरे ग्रुप को दबाने की कोशिश करेगा, जैसे कि श्रीलंका में होता है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आते हैं। इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, जब समाज में हालात ठीक नहीं होंगे, समाज में शांति नहीं होगी, लोग आराम से रहेंगे नहीं, हर जगह मार पिटाई, लड़ाई झगड़े, रॉइट्स होंगे, दंगे उतरेंगे, तो एक सरकार ढंग से काम नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट रन नहीं कर पाएगी, और पॉलिटिकली देखेंगे सरकार बार बार निरंतर गिरती चली जाएगी। आज एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, फिर कल को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, उससे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, क्योंकि सोसाइटी में एक बैलेंस नहीं है। इसीलिए ये बोला जा रहा है, इंश्योर करता है स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करता है। अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। याद है ना आपको, इंडिया में 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फिर स्टेट गवर्नमेंट थी, बाद में 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट से हमने लोकल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। इसी तरीके से बेल्जियम का आप एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं। बेल्जियम में
स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर शेयर की जाती है और बाद में एक नई गवर्नमेंट बनाई जाती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ताकि पावर को और ज़्यादा निचले ग्रास रूट लेवल तक कनेक्ट किया जा सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। जब तीनों ही ग्रुप में, सेंटर, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट में आपस में पावर शेयर रहेगी, अपने अपने काम करेंगे, एक दूसरे को सबॉर्डिनेट नहीं है, इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो तीनों ही ग्रुप्स या लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से पीसफुली पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगी। नेक्स्ट है मेजॉरिटेरियनिज्म इज गुड ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब आप यहाँ एक पिक्चर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 4 लोग हैं, वो मिलके एक अकेले इंसान को खूब अच्छे से धुलाई कर रहे हैं। अब ये शॉर्ट पीरियड के लिए तो अच्छा है कि 4-5 लोगों ने, एक बंदा जिससे वो एग्री नहीं कर रहे थे या एक पर्सन जिसके वो सपोर्ट में नहीं है, उनको उन्होंने मार पीट के धो दिया। लेकिन कल को इन 4 लोगों में से भी ऐसा रिपीट हो सकता है, ये 3 मिलके आपस में एक को धो दें या कोई और 5 लोग मिलके एक को मारने लग जाए, और हो सकता है इन फ्यूचर ये चारों लोग भी आपस में एक दूसरे से एग्री ना करें और एक दूसरे की पिटाई करने लग जाए। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को दबाने लग जाए, लड़ाई करने लग जाए। तो यहाँ पे हमने श्रीलंका का मेजॉरिटेरिज्म का एग्जाम्पल आपको लिखना है। जब हमने देखा श्रीलंका में मेजॉरिटेरिज्म का रूल फॉलो किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी को सप्रेस करती है। वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए तो अच्छा था, लेकिन लॉन्ग रन में अच्छा नहीं था, क्योंकि लॉन्ग रन में उससे क्या हुआ, सोसाइटी में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुए, सिविल वॉर वाली सिचुएशन आ गई। और यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटी। ट्रेनी का मतलब क्या होता है, आतंक, तानाशाही आप बोल सकते हो, आतंक बोल सकते हो, ठीक है ना, दहशत बोल सकते हो। तो जो ट्रेनी ऑफ मेजॉरिटेरिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को ही नहीं दबाती है, एक टाइम के बाद वो पूरे मेजॉरिटी सिस्टम को ही खत्म कर देती है, रूइन कर देती है। कैसे, आज आप मिनॉरिटी को दबा रहे हो, कल आप ही के सिस्टम में पावर को लेकर स्ट्रगल होगी मेजॉरिटी में, कोई लोग चाहेंगे कि वो ज़्यादा पावर में आ जाए और मेजॉरिटी के सभी लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लग जाएंगे। तो मेजॉरिटेरियनिज्म छोटे टाइम के लिए तो अच्छा है, लेकिन बड़े टाइम के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपको हिटलर का एग्जाम्पल भी याद आएगा। हिटलर ने क्या किया था, पूरी जर्मनी में एक ही ग्रुप को स्टैब्लिश करना चाहा था और बाकी सोसाइटी के ग्रुप्स को एलिमिनेट शुरू कर दिया करना। लेकिन अंत में आपको पता है हिटलर का अंत कैसे हुआ, उन्होंने बंकर में सुसाइड कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जर्मनी के लोगों के लिए बाद में जो उन्होंने ज्यूज के साथ किया था, उनके लिए ही प्रॉब्लम बन गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो मेजॉरिटेरियनिज्म छोटे टाइम पीरियड के लिए तो अच्छा है, शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, पावर शेयरिंग क्या लेके आता है। पावर शेयरिंग ब्रिंग्स बेटर आउटकम। अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरे साल मेहनत करोगे, अच्छे से आपने चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, अपने सिविक्स भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। तो उससे आपका आउटकम क्या आएगा, बहुत बेहतरीन आएगा। क्यों, क्योंकि आपने चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है और चारों को अच्छे से स्टडी किया है। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इको और सिविक्स नहीं पढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका आउटकम अच्छा नहीं आएगा, आपने 50% सिलेबस को पढ़ा ही नहीं है। इस तरीके से हम बोलते हैं पावर शेयरिंग बहुत अच्छी आउटकम लेके आता सोसाइटी में। अब ये अच्छे आउटकम्स क्या हो सकते हैं, याद है ना, आपने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़े हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे पीसफुलनेस तरीके से रहते हैं, लोगों को राइट मिलते हैं, इक्वालिटी यहाँ पे है, और साथ में आप देखते हो सोशल जस्टिस सबको मिलता है, न्याय यहाँ पे सबको इकट्ठा दिया जाता है। तो बेटर आउटकम लेके आता है एक कंट्री को बेहतरीन बनाने में। इसीलिए तो ब्रसेल्स को चुना गया था यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। क्यों, क्योंकि ब्रसेल्स जो है बेल्जियम में एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। उसका जो एलिमेंट है फॉर मॉडल, हमने देखा 4 कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाके जो एलिमेंट अडॉप्ट करते हैं मॉडल का, वो बेहतरीन एग्जाम्पल सेट करता है। उसका रिजल्ट क्या मिलता है, ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुन लिया जाता है, इतना अच्छा उनको रिजल्ट मिलता है। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका के आउटकम कैसे आते हैं, रिजल्ट कैसे आता है, 26 सालों तक मारकाट चलती है, 4 फेजेस में आप बोल सकते हो सिविल वॉर रहता है, और प्रभाकरण की मौत के बाद फाइनली 2009 में सिविल वॉर खत्म होता है। तो वहाँ पे हालात ठीक नहीं थे, और आज भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो तमिल लोग श्रीलंका में उनकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट रीज़न था पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, इन रीजंस की वजह से, प्रूडेंशियल रीजन, समझदारी से, सूझबूझ से लिए गए डिसीजन की वजह से। पहला, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है। दूसरा, आप बोल सकते हो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटी में तनाव पैदा होते हैं, इंस्टेबिलिटी आती है, तो स्टेबिलिटी लेके आता है। और तीसरा, मेजॉरिटेरियनिज्म छोटे टाइम पीरियड के लिए तो अच्छा है, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए पावर शेयरिंग करना ज़रूरी है, ताकि इनके नेगेटिव इफेक्ट्स ना आए, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी ना आए, और सोसाइटी के अंदर मेजॉरिटेरियनिज्म रूल मिनॉरिटी को दबाए नहीं। अब हम नेक्स्ट रीज़न देखते हैं।
नेक्स्ट रीज़न है हमारा मोरल रीज़न. मोरल रीज़न इज द सेकेंड रीज़न दैट इज डीपर. इट इज़ अ डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी ये क्या है? अब हम एक और एग्जांपल सेट करते हैं. अब मान लीजिए आपकी क्लास में आपने फिर से मॉनिटर को इलेक्ट करना है. ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है, ए और बी. ऑप्शन ए और बी दोनों कैंपेनिंग करते हैं. ऑप्शन ए बोलता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबकी मदद करूँगा और मैं सबको हेल्प भी करूँगा स्टडीज़ के अंदर और सबके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा, सभी बच्चों की नीड्स को भी ध्यान में रखूँगा. बहुत सारे वादे करता है. ऑप्शन बी भी आपसे वही वादे करते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मैं इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ाई में बहुत सपोर्टिव हूँ, हमेशा फर्स्ट आता हूँ, आप सबको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा. आप मतलब दोनों में से एक को चूज़ कर लेते हैं, दोनों के प्रोमिसेस के बेसिस पे. दोनों ही क्लेम करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, ये याद रखना. लेकिन जब आपने चूज़ कर दिया, सपोज कीजिए आपने ऑप्शन ए को चूज़ कर लिया है. ऑप्शन ए चूज़ करने के आपको कुछ दिन बाद नज़र आता है कि जो वादे उसने किए थे ना, जो बातें उसने बोली थी, ऐसा तो वो कर ही नहीं रहा है. क्लास में लड़ाई कर रहा है, बच्चों के साथ उनके सामान को चोरी कर रहा है, इवन जो पढ़ रहे हैं उनको और ज़्यादा पिटाई कर रहा है कि वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, और क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, क्लास का एनवायरनमेंट डैमेज कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे मोरली उसने वादे बहुत अच्छे किए थे कहने को कि हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बट एक्चुअली में क्या वो ऐसा है? नहीं है. तो इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में. हमें पढ़ना है डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होती है. अब आप याद रखना, आपने क्लास 9th में डेमोक्रेसी चैप्टर को स्टडी किया और आपने देखा चाइना, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे किस तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, तो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री. पाकिस्तान के अंदर हमने देखा किस तरीके से करप्शन आता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ के प्रवेश मुशर्रफ किस तरीके से करप्ट करते हैं इलेक्शन में, और वहाँ पे भी नॉन डेमोक्रेटिक आ जाता है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप. इसी तरीके से जिम्बाब्वे के अंदर आपने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आ जाते हैं और सारी पावर को एक ही हाथ में कर दिया जाता है. तो जो पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी का एक पार्ट है. अगर हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करना चाहें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो हम बोलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री एक वही है जहाँ पे पावर को शेयर किया जाता है, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जहाँ लोगों को राइट मिलते हैं, जहाँ पे लोग अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस की भी डिमांड कर सकते हैं. ये सारे फीचर्स हैं, तभी एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो मोरली, ठीक है ना, नैतिक रूप से हमने ये कुछ चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड कर दी हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए. अब अगर मान लीजिए श्रीलंका में हमने देखा शुरू में डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन के तरीके से मेजॉरिटी की वजह से सिन्हाला ग्रुप पावर में आ जाती है और तमिल ग्रुप पावर में नहीं रहते हैं. बट बाद में क्या होता है, यही मेजॉरिटी दबा देती है. तो मैं नैतिक रूप से जो एक विचारधारा थी, एक आइडिया था डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो श्रीलंका में नहीं होता है. कहने को वो कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट होके आए तो भाई हमारी शासन चलेगा, लेकिन मोरली तो गलत है ना. आप किसी को दबा रहे हो, किसी कंट्री में एक साथ रहने वाले लोग के आप राइट्स उनसे छीन रहे हो, उनको पॉलिटिकल राइट्स डिनाई कर रहे हो, जस्टिस उनको नहीं मिल रहा है, तो मोरली ये चीज़ गलत हो जाती है. तो यही बोला गया है, पावर शेयरिंग एक ऐसा फीचर है जो डेमोक्रेटिक कंट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रू फीचर है या स्पिरिट है, मेन मेजर कंटेंट है. डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट एक्सरसाइज, दोज हु हैव टू लिव विद इट अफेक्ट. यहाँ पे मतलब क्या है, अब देखिए, आप ये फोटो देखिए, आपको ये नेता दिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, और यहाँ पे आपको आम जनता दिख रही है बैठी हुई. पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में इसलिए ज़रूरी है ताकि जिन लोगों के ऊपर शासन किया जा रहा है, जनता के ऊपर, उनका इफेक्ट कौन होगा. देखिए आज के टाइम में अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी जो भी डिसीजन लेते हैं, उससे इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, वहाँ की जनता के ऊपर. डिमोनेटाइजेशन जब किया गया था उस समय फैसला सरकार ने लिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने या नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि हम समाज से करप्शन को ख़त्म करने के लिए डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं. बट उसका एक्चुअल इम्पैक्ट किस पे पड़ा, सोसाइटी के ऊपर. सोसाइटी में करप्शन हुआ, घटा नहीं घटा, वो सारी चीज़ें बात की, लेकिन लोगों को सफ़र भी करना पड़ा. बेनिफिट हुए तो साथ में लोगों को स्ट्रगल भी करना पड़ा. तो यहाँ पे यही बोला है, पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पावर को अगर नहीं शेयर किया जाएगा तो जो लोग सोसाइटी में वहाँ रहते हैं उनको इम्पैक्ट करेगा. जैसे कि श्रीलंका में होता है, तमिल लोगों ने बहुत सहा. क्यों? क्योंकि पावर में तो मेजॉरिटेरिज्म की वजह से सिन्हाला ग्रुप आ जाते हैं, बट एक्चुअल में जब वहाँ पे गलत तरीके से तमिल लोगों को सप्रेस किया जा रहा था या उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, उसका सफ़र उन्हीं को झेलना पड़ा. वहाँ पे सिन्हाला ग्रुप को कोई नुकसान नहीं हुआ. लास्ट
पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्न। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये लोगों का अधिकार होता है, वो ये तय करते हैं कि उन्हें किस तरीके से गवर्न करवाना है खुद को। गवर्नमेंट को वो चुनते हैं, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। अगर उन्हें लगता है कि ये सरकार करप्टेड है या ये सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही, तो 5 साल के बाद वो नई गवर्नमेंट को रीइलेक्ट करते हैं। तो जनता तय करती है कि किस तरीके से उनको गवर्न करना है, ना कि जिनको उन्होंने वोट दिया है वो तय करेंगे कि वो किस तरीके से सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे। मोरल जो रीजन है वो एम्फेसिस करता है पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूएबल थिंग, जहाँ पे प्रूडेंशियल बोलता है बेटर आउटकम आएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। मोरल रीजन बोलता है अगर हम पावर को शेयर करेंगे तो ये हमारी सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री को और ज़्यादा बेहतरीन बनाएगा। अभी हमने दोनों रीजन्स को देख लिया है। पावर शेयरिंग के 2 रीजन्स आपको लिखने हैं, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन। दोनों ही रीजन्स के साथ आप बहुत डेप्थ में, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सो यू कैन राइट एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, बट इन जनरली ये 5 मार्क्स का नहीं आता है, 3 या 2 मार्क्स का आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन की फॉर्म में भी आ सकता है, या आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है पावर शेयरिंग के 2 रीजन्स कौन कौन से हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पावर शेयरिंग को शेयर करने के डिफरेंट फॉर्म्स कैसे हैं। जैसे कि हम देखेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में किस तरीके से पावर को शेयर किया जा सकता है, और दूसरा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में पावर को किस तरीके से शेयर किया जाना है, और 3rd और 4th पॉइंट में हम पढ़ेंगे सोशली पावर को किस तरीके से शेयर किया जाना है, और लास्ट में पॉलिटिकल ग्रुप में किस तरीके से पावर को शेयर किया जाना है। दिस इज निधि गिल signing off. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.